दोस्तों, इस समय हमारे देश में कृषि संबंधी 3 बिल ऐसे हैं जिसको लेकर आज पूरे देश में बहस चल रहा है। और इस बिल को लेकर अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है। जो सत्ता पक्ष में है उनका ये मानना है कि ये बिल किसानों के लिए हितकर होगा और बिचौलियों को खत्म करेगा और तरह तरह के फायदे बता रहे हैं। जबकि विपक्षी पार्टियां हैं इस बिल की अनेकों खामियां गिनाने में लगी हुई हैं। कई विपक्षी दलों का तो यहाँ तक कहना है कि ये जो बिल के प्रावधान है वो अंग्रेजी शासन की तरह प्रावधान है, और अगर इस बिल के अनुसार से हम चलें तो वो दिन दूर नहीं जब पूरे के पूरे किसान जो अपने ज़मीन के मालिक बने फिरते हैं वो अपने ही ज़मीन में गुलामों की तरह काम करने को विवश हो जाएंगे। और दूसरी तरफ जो रूलिंग पार्टियां हैं उनका एक कहना है कि ये बिल एक ऐसा बिल है जो किसानों को कई सालों से उनके अंदर लगी बेड़ियों को तोड़ देगा और किसानों को पूरी तरह से और सही मायने में आर्थिक आज़ादी की ओर लेके जाएगा। खैर, कोई नई बात तो नहीं है। हमारा देश जब से आज़ाद हुआ है तब से सत्ता पक्ष कोई भी नियम लाए, कुछ भी लाए, विपक्षी पार्टियां उसमें खामियां ढूंढती ही हैं। कितने भी अच्छे से काम कर ले, कितना भी अच्छा बिल ला दे सत्ता पक्ष, विपक्षी पक्ष उसका विरोध न करे, आज तक हमारे इतिहास में नहीं हुआ है। आज़ाद भारत के बाद के इतिहास में तो अभी कैसे होगा? ये सब कोई नई बात नहीं है। और इस बात को लेकर किसान ही नहीं पूरे देश की जनता भी कंफ्यूज है कि किसकी बात सुने किसकी बात ना सुने, क्योंकि हमारे देश में किसानों की बहुत तगड़ी इज्जत है और हमारे देश में 52% तो किसान ही हैं जो प्रत्यक्ष रूप से खेती में लगे हुए हैं, और बाकी जो बचे 48% उसमें लगभग 20% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो किसान से किसी न किसी रूप में कनेक्टेड हैं ही। अगर हम अपने अगल बगल ही अगर लिस्ट निकालेंगे, अपने दोस्तों यारों की लिस्ट निकालेंगे, तो किसी के मामा या किसी के दादा या किसी के पिताजी या किसी के चाचा जी कोई ना कोई खेती किसानी में लगे ही होंगे। मेरे चाचा जी खुद ही खेती करते हैं। तो जाहिर सी बात है इस बिल को लेकर किसान के साथ साथ यहाँ की जनता भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। वो इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि किसकी बात सुने भाई, सत्ता पक्ष की बात सुने या विपक्षियों की बात सुने। और अगर आपको सत्ता पक्ष की बात ही सुननी है तो आप जाइए सुनिए, एकदम से हजारों अच्छाइयाँ गिना देगी, आपको लगेगा बस आज किसान का उद्धार हो गया। और अगर आप विपक्ष के पास जाइएगा तो इतनी ज़्यादा इसकी कमी गिनाएंगे कि आपको लगेगा कि बस अब कल से किसान को खाने के लिए रोटी भी देखना पड़ जाएगा। मैं कहता हूँ इस बिल को लेकर सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात क्या सुनना, हम सबसे पहले बिल को लेकर स्टडी ही कर लेना, और स्टडी करने के बाद हम खुद तय करें कि बिल कितना अच्छा है कितना खराब है। हम क्यों सत्ताधारी पक्ष का चश्मा ले लेते हैं या विपक्ष का चश्मा लेकर देखते हैं? क्योंकि उस चश्मे में वही चीज दिखाना चाहते हैं जो उनकी मंशा है, जो उनकी चाहत है, जो चाहते हैं कि ऐसा हो। और हम भी ठीक ऐसे ही करते हैं। अब मैं गली चौराहे में देखता हूँ कि 4 लोग सत्ता पक्ष की तरफ बोलेंगे नहीं इसमें इतनी खासियत है, और विपक्षी तरफ से बोलेंगे अरे इसमें इतनी खराबी है यार, और दोनों को दोनों एक दूसरे से इस तरह से भिड़ जाएंगे जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि एक सत्ता पक्ष का उम्मीदवार बनने वाला है और एक विपक्ष का उम्मीदवार बनने वाला है, और दोनों के दोनों लोग अपने रिलेशन को भी खराब कर लेंगे। तो आज हम इस बिल का हम लोग ऑथेंटिक स्टडी करेंगे और उसके बाद हम तय करेंगे कि बिल कितना सही है और कितना गलत है और किस किस मायने में सही और गलत है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि अभी जो कृषि संशोधन बिल पर जो बहस चल रही है वो मुख्यतः 3 बिल पास हुए हैं। उसमें पहला बिल है आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, जिसे भंडारण अधिनियम भी कहते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा देश घनघोर गरीबी से गुजर रहा था। हमारे देश में बहुत प्रकार की कमी थी और उन कमी में खाद्य पदार्थों की भी बहुत तगड़ी कमी थी। तो उस वक्त क्या होता था कि जो किसान अपना फसल उपजाता था उसके पास संचार के साधन ज़्यादा नहीं थे, यहाँ तक कि 5 गांव 6 गांव बाद क्या हो रहा उसे वो भी ठीक से नहीं पता रहता था। तो क्या करते थे, जो बिचौलिए जो रहते थे वो क्या करते थे कि फसल को किसानों से जैसे तैसे रेट में खरीद लेते थे और खरीद कर इकट्ठा करते जाते थे, और इनका एक समूह होता था और सारे के सारे समूह मिलजुल कर इस कदर भंडारण कर लेते थे कि अनाज थोड़ा बहुत अगर कहीं बचा होगा तो बस किसान के पास ही बचा होगा और बाकी सबके पास अनाज बिल्कुल नहीं। अब ये जो भंडारण करके रखे हैं वो तय करते थे कि अनाज को किस कीमत पर बेचा जाए। तो क्या होता था कि इससे आवश्यक वस्तुएं जैसे चावल, दाल, आलू, प्याज, ये सब की कीमतें अनियंत्रित हो जाती थी, इन्हीं लोग तय करते थे। तो इसको लेकर 1955 में भारत सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, जिसे भंडारण अधिनियम भी कहते हैं, वो लाया गया।
और उसमें तय किया गया कि एक खास लिमिट से ज़्यादा और एक खास समय से ज़्यादा समय तक कोई वस्तुओं का संग्रह नहीं करेगा। और इस भंडारण अधिनियम के कारण बहुत सारे लोगों पर कार्रवाई हुई और इसके बाद लोग चीज़ों का भंडारण करना कम कर दिए। इस तरह से क्या होता था कि किसान के पास कोई चीज़ों को, कोई वस्तुओं को लिमिट तक खरीदता था और उसके बाद में सरकार के डर से उसे तत्काल मार्केट में भी डालता था। तो इस तरह से चीज़ों की कीमत क्या रहती थी, एकदम नियंत्रित रहती थी। और इस अधिनियम को लेकर किसी में कोई शंका नहीं थी। सारे लोग इस बात के पक्षधर थे कि आवश्यक वस्तुओं का भंडारण अनियंत्रित रूप से नहीं होना चाहिए। लेकिन सदा सर्वदा हर वक्त कुछ नया करने, कुछ प्रैक्टिकल करने की इच्छा रखने वाली इस सरकार के दिमाग में पता नहीं क्या ऐसी बात आ गई कि जून के महीने में आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 2020 ला दिया गया। इसमें आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 1955 को संशोधित कर दिया गया। इसमें यह कहा गया कि आवश्यक वस्तुएं जैसे चावल, दाल, गेहूं, आलू, प्याज, इस सारी की सारी चीज़ों का भंडारण केवल युद्ध और आपदा में ही नहीं किया जा सकता, बाकी समय किया जा सकता है। मतलब कि अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर देश में युद्ध नहीं चल रहा है या कोई आपदा नहीं आई है और कोई व्यक्ति जमाखोरी कर रहा है और आप उसके खिलाफ थाने में कंप्लेन किए और पुलिस उसका पहुंच गई, पूछी कि आप क्या कर रहे हो, तो वो बोलेगा आप जाइए ना सर, आवश्यक वस्तुएं अधिनियम 2020 पढ़ लीजिए। पुलिस चुपचाप वापस चल जाएगी और उसके बाद कोई पुलिस के पास जमाखोरी के नाम पे जाएगा भी ना तो पुलिस आएगी ही नहीं। तो मतलब कि ये क्या है, इस अधिनियम का फायदा क्या है, उपयोग क्या है, मुझे नहीं समझ में आया है। और अगर आप लोग को कुछ समझ में आए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं भी कुछ सीखूँ आपसे, मुझे भी कुछ समझ में आए। अब आते हैं किसान बिल से संबंधित दूसरा अधिनियम, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए किसान गेहूं उगाता है तो बिस्किट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि ब्रिटानिया है, पार्ले जी है, वो डायरेक्ट किसान से कॉन्टैक्ट करती है और कहती है कि आप अपना गेहूं को किस रेट में बेचते हैं। तो कोई किसान बोलता है 20, कोई बोलता है 22, कोई 25, कोई 30 तक नहीं जाता, जनरली 25 के आसपास में रहता है। तो वो जो कंपनियां हैं वो जहाँ से गेहूं खरीदती है उनको बहुत सारे लोगों को बीच में लाना पड़ता है, इसलिए उनको गेहूं महंगी कीमत पर मिलती है। और अगर वो किसान से कांटेक्ट कर ले तो किसान के लिए भी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि किसान जब अपने फसल को बेचता है, जैसे मान लीजिए मार्केट में गेहूं 30-35 चल रहा है, एवरेज रेट गेहूं का 30 से 32 होता है सामान्य गेहूं का, तो किसान को वो बेचते वक्त 25 रुपये में बेचारे को नहीं पड़ता। वो मुश्किल से उसको अगर थोक में पूरा बेचे डायरेक्ट खेत टू खेत, और नहीं तो किसी के पास पहुंचा कर भी बेचे ना डायरेक्ट एक ही साथ, तो उसको 16, 17 या 20 के आसपास में पड़ता है, 20 से ज़्यादा नहीं पड़ता। तो वो कंपनी क्या बोलती है कि आपसे मैं 25 रुपये किलो का एग्रीमेंट करता हूँ, आप पानी दीजिए, खाद दीजिए, जो करना सब आप कीजिए, कम उत्पादन हो ज़्यादा उत्पादन हो आपका मैटर है। आप जब पूरे गेहूं को तैयार कर लेंगे तब हम आएंगे और सीधे गेहूं को लेंगे और उसका वजन करेंगे और आपको आपका 25 रुपये के हिसाब से कीमत दे देंगे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट है कि हम आपको इतने में ही खरीदेंगे, बाहर अगर गेहूं सस्ता हो जाए तो भी आपसे 25 रुपये में आपका पूरा खेत का गेहूं खरीदेंगे, लेकिन अगर बाहर महंगे भी होगी तो भी आप मुझे 25 रुपये किलो ही देंगे और किसी और को नहीं बेचेंगे। अगर आप देखेंगे तो किसान को गेहूं का रेट शायद ही कभी 25 रुपये पड़ता हो। किसान को अगर रेट गिर गया तो जो 18 रुपये 20 रुपये बेच रहा है, सब के सब बिचौलिए आके बोल दें कि बाहर महंगा, मतलब गेहूं का रेट गिर गया है, बहुत ज़्यादा उत्पादन हुआ है, आप 16 तक में देंगे तो दीजिए, और बहुत मोल भाव होता है तो 17 तक जाता है या 16 तक या 15 में बिक जाता है, गिरा तब। लेकिन अगर रेट हाई होता है ना तो भी किसानों को इसका फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि जो व्यापारी रहते हैं जब कमी होता है तो व्यापारी किसान को सोचने समझने का मौका थोड़ी देते हैं कि अभी कमी हुआ है आप लोग ज़्यादा रेट में बेचिए। नहीं, जैसे ही फसल कटती है सीधे उसके पास बिचौलिए पहुंच जाते हैं, व्यापारी जो भी रहे पहुंच जाते हैं और पहुंच के उसको कहते हैं देखो यार इतना में दोगे तो दो, नहीं तो मुझे भी ज़रूरत है कहीं और से खरीद लूँगा। अब किसान न चाहते हुए भी 17, 18, 19 में ही दे देता है। बाद में अगर गेहूं का रेट बढ़ गया तो किसान समझे, अब किसान को वापस तो करेगा नहीं, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाएगी तो किसान एकदम आश्वस्त हो जाएगा, वो एकदम निश्चिंत होकर अपनी खेती करेगा। भाई एक नज़र में ही कोई भी समझ सकता है कि ये बिल वाकई में बहुत बढ़िया है,
लेकिन अगर इसमें एक छोटा सा काम और हो जाता ना तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती। और वो काम ये है कि सरकार ने, जैसे कि जो किसान है वो 25 रुपये में एग्रीमेंट कंपनी से कर लिया है और कंपनी भी एग्रीमेंट कर लिया है, लेकिन क्या भरोसा कल कंपनी किसी तरह से मुकर जाए या संभव है कि कंपनी बंद हो जाए, तब फिर उन किसानों का क्या होगा। या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि किसान चोरी छिपके, जैसे कि मान लीजिए बाहर गेहूं का कीमत 50 रुपये किलो हो गया, तो किसान के मन में आएगा ना यार कि जब बाहर 50 रुपये हो गया है तो हम 25 क्यों बेचें। तो हो सकता है किसान चोरी छिपे उसे 50 में बेचने की कोशिश करे। तो इन दोनों के बीच में कोई तो होना चाहिए जो दोनों के ऊपर निगरानी रखे। तो सरकार ने इन दोनों के बीच में, इन निगरानी रखने को सेटलमेंट कहते हैं, तो इन दोनों के बीच में सेटलमेंट करने के लिए मंडी के अधिकारियों को रखा है। अब मैं ये कहता हूं कि मंडी के अधिकारी किसानों के हित के उतना चिंता क्यों करेंगे। और अगर भ्रष्टाचार अगर उनके अंदर आ गया, क्योंकि अधिकारी या जहां पर धन होता है वहां भ्रष्टाचार की संभावना से इनकार नहीं होता है। मतलब कि अगर मन में बेईमानी आ गया तो समझ लीजिए अधिकारियों को किसानों से क्या मिलेगा, किसान क्या दे पाएंगे अधिकारियों को। अधिकारियों को तो मुख्य रूप से कंपनियों से मिलेगा ना, तो कंपनी से मोटी रकम लेके अपना फैसला कंपनियों के फेवर में दे सकते हैं। तो सरकार को ये चाहिए था कि इन दोनों के बीच सेटलमेंट की जिम्मेवारी सरकार को गांव के प्रधान या मुखिया को देना चाहिए था। अब मुखिया है कि वो चाह कर भी किसानों के विरोध में कुछ नहीं कर सकता। कारण क्या है कि अगर किसानों के विरोध में कुछ बात करेगा तो उसे चुनाव में जीतने के लिए, मुखिया बने रहने के लिए, उस पद पर बने रहने के लिए वहां से लोगों की वोट की जरूरत पड़ेगी। और इस डर से वो किसानों के विरोध में कोई भी फैसला लेने से घबराएगा और किसानों के हित में रहकर ही कोई भी बात सोचेगा और किसान के हितों के लिए आगे तक भी जाएगा। और मुखिया एक संवैधानिक पद है, तो इसलिए मुखिया की बात भी ऊपर तक सुनी जाएगी। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता कि इन लोग के सेटलमेंट की जिम्मेवारी गांव के प्रधान या मुखिया को दे दिया जाता। और तीसरा बिल है कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य। और अगर माना जाए तो भी जितना जो विवाद उठा है ना, वो सारा का सारा इसी बिल पर विवाद उठा है। इस बिल में सरकार द्वारा ये कहा गया है कि किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में बेच सकता है। तो ये तो पहले भी होती थी। और दूसरी बात सरकार ने ये कहा है कि इससे बिचौलिए जो अड़ती रहते हैं उनका रोल खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि किसान, जैसे मान लीजिए अगर एक ट्रैक्टर टमाटर उपजाया तो क्या वो एक ट्रैक्टर लेकर वो कहीं खड़ा होकर बेच पाएगा। और अगर वो बेचेगा तो उसे एक सप्ताह बेचने में लग जाएंगे और तब तक टमाटर खराब भी हो जाएंगे। वैसे अगर हम फिल्म वगैरह देखें या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हम बिचौलिए का खराब इमेज लेकर बैठे हैं, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो ये बिचौलिए ही हैं जो किसान को एक मुफ्त कीमत पर पूरा पूरा उसका एक ट्रैक्टर पूरा टमाटर को खरीद लेते हैं। और किसान को कम ही सही लेकिन एक मुश्त में उसको देकर मुक्त कर देते हैं कि अब आपका बिक गया। और किसान भी निश्चिंत हो जाता है कि अब मेरे को यहाँ का टेंशन नहीं है। नहीं तो किसान अगर लेकर बैठे रहेगा तो वो जितना कमाएगा नहीं उससे ज़्यादा गवा देगा। और ये बिचौलिए भी इसमें कमाते जरूर हैं, लेकिन क्या होता है यहाँ पर कि उसको रखने के लिए बहुत सारी मशीनों का प्रयोग करते हैं, उनके बहुत सारे वर्कर होते हैं। तो अब उन सबको पेमेंट देना है और चूंकि एक बिजनेस है, एक धंधा है, तो अगर उसमें उनका इनकम ना हो तो काहे के लिए करेंगे, तो वो लेंगे ही। तो अब सरकार का ये कहना है कि सिर्फ बिचौलिए का रोल खत्म होगा। ये कैसे हो सकता है बिचौलिए का रोल खत्म। हाँ, ये बात सही है कि सरकार ऑनलाइन व्यवस्था कर सकती है, किसान जाकर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ भी तो वही बात हो गया ना। जैसे मान लीजिए कोई बिहार का कोई किसान है, महाराष्ट्र में देखा कि वहाँ पर काम लायक मेरे को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सामना वहाँ भी बिचौलिए से होगा। तो इसमें सरकार कुछ नया क्या की है, वही चीज की है ना जो पहले से चल रहा है। हाँ, इसमें एक कह सकते हैं कि सरकार इसे थोड़ा सुविधाजनक बना दिया है। मतलब किसानों को जो अलग अलग कांटेक्ट करना पड़ता था, एक पोर्टल के माध्यम से सबको जोड़ दिया है। और साथ ही साथ सरकार द्वारा ये आश्वासन भी दिया गया है कि हम एमएसपी खत्म नहीं करेंगे। मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो चीजें खरीदते थे उन्हें खत्म नहीं करेंगे। अब तो ये भी हो गया कि पहले जो व्यवस्था चली आ रही थी किसानों के लिए वो भी खुली है। और दूसरी चीज, किसानों को बाहर बेचने की अनुमति भी मिल गई और सरकार इसमें कुछ सुविधाएं भी देने वाली है। और सरकार जब बीच में रहेगी
तो बीच में बिचौलिए ज़्यादा मनमानी भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि इससे किसानों के मन में शंका क्या है। तो देखिए, किसानों के मन में शंका का प्रमुख कारण है शांता कमीशन का बयान, शांता कमीशन की रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि जो एमएसपी होता है वो सरकार पर एक आर्थिक बोझ होता है। मतलब किसानों को ये डर लग रहा है कि सरकार जब बहुत सारे अलग अलग माध्यम बना दिए हैं और शांता कमीशन ने रिपोर्ट भी दे दिया है कि एमएसपी सरकार पर एक बोझ है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना सारा सुविधा दे रहा है तो सरकार एमएसपी को हटा दे। मैंने आपको बीच में बताया था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और एमएसपी दोनों के दोनों चीज़ लगभग सेम है। अगर कोई कंपनी किसानों से कोई कॉन्ट्रैक्ट करती है चीज़ें खरीदने का तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, लेकिन वही अगर सरकार अगर करती है किसानों के साथ तो वो एमएसपी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी अपना रेट तय कर लेती है कंपनी किसानों को लेकर, और एमएसपी में भी सरकार एक रेट ओपन कर देता है। लेकिन इसमें एक छोटा सा और वो किसानों के लिए बहुत सहूलियत भरा अंतर ये है कि जो एमएसपी होता है उसमें सरकार जब जैसे मान लो तय कर ली कि हम 25 रुपये किलो आपसे गेहूं खरीदेंगे, तो आप चाहे तो 25 रुपये किलो सरकार को भी बेच सकते हैं, और नहीं तो अगर गेहूं का रेट बढ़ गया तो आप 50 रुपये किलो बाहर बेच सकते हैं, सरकार आपको कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन वही अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू अगर आप किसी कंपनी से टाई अप कर लिए हैं, कोई किसान अगर कर लिया है, तो किसान किसी भी कीमत पर अगर बाहर का रेट 50 रुपये हो गया तो किसी भी कीमत पर बाहर नहीं बेच सकता है, कंपनी को ही 25 रुपये बेचेगा। यही बस छोटा सा अंतर है। लेकिन कहा जाता है जहां फायदा वहां घाटा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि कभी गेहूं का रेट पूरा डाउन हो गया, 10 रुपये पर आ गया, 15 रुपये पर आ गया, तो उस वक्त किसान निश्चिंत रहेगा कि मेरा गेहूं 25 में ही बिकेगा, क्योंकि कंपनी में एग्रीमेंट है मेरा। तो किसान को ये डर लग रहा है कि जब दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट ही हैं और दोनों के दोनों एग्रीमेंट हैं, तो किसान को एमएसपी थोड़ा सहूलियत भरा लगता है। और किसान को ये डर है कि सरकार अगर ये बहुत ज़्यादा लागू कर दिया और सभी कंपनियां जब किसानों से एग्रीमेंट करने लग जाए और ये ज़्यादा मात्रा में होने लग जाए, तो सरकार एक कह न दे कि एमएसपी में बहुत कम लोग आ रहे हैं, अब एमएसपी को बंद कर दिया जाता है। ये किसानों का डर ही मेन आंदोलन का कारण है। तो ये है पूरे विवाद का कारण। लेकिन एमएसपी को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि जहाँ पर एमएसपी पर खरीदी होती है फसलों की किसानों की, वहाँ कई बार जो एफसीआई के माध्यम से खरीदी जाती है, वहाँ कई बार अधिकारी क्या कह देते हैं कि अभी गोदाम की व्यवस्था नहीं है, अभी बोरा नहीं है, आप थोड़ा बाद में आइएगा, थोड़ा बाद में आइएगा, बार बार किसानों को घुमाती है। और किसान बार बार घूमने के कारण मजबूर हो जाते हैं और किसान कहीं बाहर का रास्ता देखते हैं। और वो इतना विवश कर देती है किसानों को कि किसान एमएसपी पर बेच ही नहीं पाता 25 रुपये। अब क्या करता है, वो किसान बाहर, जैसे कि एफसीआई वाले बाहरी बिचौलिए संपर्क कर लेते हैं कि आप इतने में खरीदिएगा, हम पक्का नहीं खरीदेंगे, टालते रहेंगे। तो एक समय टालने के बाद किसान बाहर का रुख करते ही हैं, और किसान बाहर जाके बिचौलियों को झंझट से बचने के लिए 10 रुपये या 12 रुपये किलो बेच देते हैं। अब बिचौलिए जैसे 10 रुपये किलो ले लिए, तो वो बिचौलिए ये एफसीआई के अधिकारियों से मिल लेते हैं और कहते हैं कि सर 15 रुपये किलो मुझसे ले लीजिए। अब एफसीआई के जो अधिकारी रहते हैं वो उससे 15 रुपये ले लेते हैं। तो अब ये बिचौलिए 1 किलो पर 5 रुपये कमा लिए, और अब ये जो अधिकारी जो 15 रुपये किलो खरीदे हैं, वो अब उसको अपने गोदाम में भर देंगे और सरकार के सामने शो कर दे कि हम 25 रुपये किलो खरीदे हैं गेहूँ या कोई भी अनाज। अब यहाँ पर 1 किलो पर 10 रुपये कमाएंगे। अब सोचिए, जो किसान बेचारा पूरे साल मेहनत करके 1 किलो पर 10 रुपये कमाता था, पूरा मेहनत करके, दौड़ के, भाग के, सब चीज़ करके, ये अधिकारी एक बार में ही थोड़ा सा 19-20 आगे पीछे करके कमा लेते हैं। तो एमएसपी भी कोई कारगर जगह नहीं है उतना किसानों के लिए। लेकिन जिस तरह से ईमानदारी का माहौल चल रहा है, जिस तरह से संचार साधन बढ़े हैं, अब किसान को अगर सामान नहीं, अगर किसानों का कोई खरीद रहा है एमएसपी पर या दिक्कत होता है, तो किसान तुरंत अलग अलग जगह फ़ोन घुमा देता है, कांटेक्ट कर देता है, और ऊपर से फ़ोन आ जाता है, दबाव आ जाता है, और अधिकारी भी इससे डरे रहते हैं। इसलिए किसानों को अब एमएसपी से ज़्यादा उम्मीदें हो गई है, और एमएसपी खत्म न हो जाए ये डर के कारण ये विरोध हो रहा है।
तो मुझे उम्मीद है जितना ज़्यादा हो सका मैं आप लोगों को समझाया, और आपसे रिक्वेस्ट है इन सारी चीज़ों को आप पक्ष विपक्ष के चश्मे से देखना छोड़कर आप अपने खुद के नज़रिए और खुद के चश्मे से देखिए और तय करिए कि इसमें कितनी सच्चाई है, कितना इसमें बल है। दोस्तों, मैं जितना जान पाया और जितना मुझे जानकारी थी उतनी जानकारी मैंने आपको दे दिया। और दोस्तों, मैं ये दावा नहीं करता कि मैं कोई सर्वज्ञानी हूँ, इसलिए संभव है कि मुझ में भी कुछ कमी हो सकती है और मेरे बताने में भी कमी हो सकती है। अगर मेरे बताने में थोड़ी बहुत कमी हुई हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के उसे सुधार दीजिए। और हो सकता है कि कोई की जगह की जानकारी मैं नहीं भी दे पाया हूँगा, तो आप वो जानकारी कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे दीजिए, शेयर कीजिए मुझसे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जानकारी के साथ, एक नए महान विचार के साथ।